हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं। सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे जो कि आपके उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि DSSB TGT, UP TGT PGT, GIC लेक्चरर, LT ग्रेड, RPSC TRE3, इन सभी इम्तिहानात के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला सवाल। पहले सवाल में दर्द के वालिद का नाम क्या था पूछा जा रहा है। तो ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम था ख्वाजा मोहम्मद नासिर। ये भी शायर हुआ करते थे और इनका तखल्लुस अंदलीब था। ठीक है, तो अंदलीब किसका तखल्लुस था? दर्द के वालिद का। अब ख्वाजा मीर दर्द, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली में ही इनका इंतकाल 1785 ईस्वी में हुआ था। ये एक सूफ़ी शायर थे और म्यूज़िक से यानी कि मौसीकी से इनका गहरा लगाव था। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद जो फ़लसफ़ा है, दर्द का ये पसंदीदा मौजू था। दर्द ने खुद को गुलशन मानी का अंदलीब कहा है। कुदरतुल्लाह शौक़ ने दर्द को मर्द वजही कहा है, जबकि मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर माना है। मीर तकी मीर से जब पूछा गया कि आपके हम असर कितने शायर हैं, तो उन्होंने पहली बार में जवाब दिया कि 2.5 शायर हैं। एक शायर मैं हूँ पूरा, एक शायर पूरे जो हैं वो सौदा हैं, और दर्द जो है वो आधे शायर हैं। तो दर्द को आधा शायर इन्होंने क्यों कहा था? तो मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर इसलिए कहा क्योंकि दर्द के पूरे दीवान में न कोई कसीदा है, न मरसिया और न ही मसनवी, यानी कि सिर्फ इन्होंने गज़लें ही कही थी। इसीलिए मीर तकी मीर इनको कहते हैं आधा शायर। अब इनके कारनामों की बात करते हैं तो इनकी तसानीफ़ में असरारुस सलात इनकी एक अहम तसनीफ़ है जो कि 1735 ईस्वी में शाये हुई। ये इनकी पहली तसनीफ़ है। नमाज की अहमियत के बारे में इस किताब में चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा वारदाते दर्द, इल्मुल किताब इनकी एक अहम तसनीफ़ है। नाले दर्द और आहे सर्द भी इनकी तसनीफ़ है। शमए महफिल और दरो दिल ये भी इनकी तसनीफ़ है। अब देखिए इनका दीवान कब शाये हुआ था? तो दिल्ली में ही शाये हुआ था 1309 हिजरी में। इनके कुछ अशार जो कि पूछे जा सकते हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमअ के मुँह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। ये इनका शेर है। ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुंचा तो का खैर ये मज़कूर न था। तो ये 3 अशार मैंने ख्वाजा मीर दर्द के सुनाए और इनके बारे में कुछ अहम बातें भी बताई। अब हम आतिश की बात करते हैं। इनके वालिद ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद किसके ज़माने में तर्क वतन करके फैज़ाबाद आए थे? तो शुजाउद्दौला के ज़माने में। अब ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा जाता है। ये कब पैदा हुए थे? तो फैज़ाबाद में 1192 हिजरी व मुताबिक 1778 ईस्वी में ये पैदा हुए और इनका इंतकाल 1847 में लखनऊ में हुआ था। इनके जद बगदाद से दिल्ली आए थे और दिल्ली के क़याम के बाद वो अली बख्श फैज़ाबाद चले आए। ठीक है। आतिश ने गज़ल के सिवा कुछ नहीं कहा। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद खां तरक्की के दरबार से वाबस्ता रहे और तरक्की के साथ ही 29 साल की उम्र में लखनऊ आकर उन्होंने मुसहफ़ी की शागिर्दी अख्तियार कर ली। आतिश और नासिक में अदबी चश्मक हुआ करती थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, आतिश को कबूतर पालने का बड़ा शौक़ था
اور ان کا تعلق جو ہے وہ دبستان لکھنؤ سے ہے، اور آتش نے شاعری کو مرصع سازی کا نام دیا۔ کہتے ہیں کہ بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، یعنی شاعری کو آتش نے مرصع سازی کا نام دیا۔ ان کے شاگردوں میں رند، صبا، خلیل، مرزا شوق اور پنڈت دیا شنکر نسیم یہ سب اہمیت کے حامل ہیں۔ اب دیکھیے ان کے دیوان میں، ان کی کلیات میں 2 دیوان ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا دیوان ان کی زندگی میں شائع ہوا، دوسرا دیوان ان کی وفات کے بعد میر دوست علی خان نے مرتب کر کے پہلے دیوان میں شامل کر دیا تھا۔ ان کے کچھ منتخب اشعار اگر آپ دیکھیں تو جو اہم ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بند سے الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے، یہ سب ان کے اشعار ہیں۔ فراق گورکھ پوری نے آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ قرار دیا ہے۔ موصفی نے آتش کو وجیح مہند الاخلاق کا لکھا ہے، اور عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا ہے۔ رام بابو سکسینہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آتش کے کلام میں ترشے ہوئے الفاظ آبدار موتیوں کی طرح لڑی میں پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں سب کچھ ہم نے جان لیا۔ ایک شعر ہے، کون سی صنعت اس میں ہے؟ بہت آسان سا شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہے؟ تو اس میں صنعت تشبیہ ہے۔ جب کسی ایک چیز کا کمپیریزن کسی کامن کوالٹی کے بنا پہ دوسری چیز سے ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ صنعت تشبیہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے نازک اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ اڑیے گلاب کسی، اس میں بھی صنعت تشبیہ ہے۔ اچھا تلمیح کیا ہوتا ہے؟ تلمیح جب شعر میں کسی مشہور قصے یا تاریخی واقعے کا ذکر ہو تو وہاں پہ صنعت تلمیح ہوتی ہے۔ جیسے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس میں صنعت تلمیح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اس شعر میں بھی صنعت تلمیح ہے۔ استعارہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی تلنا کرتے ہوئے ایک چیز کو بعین ہی دوسری چیز قرار دے دیتے ہیں تو وہاں پہ صنعت استعارہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، ایک شعر ابھی آئے گا سوال میں، اس میں بھی صنعت استعارہ ہوگا جس کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ تجاہل عارفانہ کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے انجان بننا۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس شعر میں تجاہل عارفانہ ہے۔ چلو سونیٹ کس زبان سے مشتق ہے؟ تو اطالوی زبان سے مشتق ہے سونیٹ۔ اب سونیٹ کیا ہوتا ہے؟ چلو دیکھو، سونیٹ 14 مصروں پر مشتمل انگریزی شاعری کی ایک صنف ہے جو ایک مخصوص بحر میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے مصروں میں قوافی کی ترتیب مقررہ اصولوں کے تحت ایک خاص انداز میں ہوتی ہے۔ سونیٹ میں صرف ایک خیال، جذبے یا احساس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ سونیٹ اطالوی زبان کے لفظ سونیٹو سے بنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے مختصر آواز یا راگ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سونیٹ جو ہے وہ اطالوی زبان سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آغاز اطالوی زبان میں ہوا، انگریزی میں بھی اسے مقبولیت ملی۔ تو 14 مصروں پہ مشتمل ایک نظم ہوتی ہے سونیٹ، ٹھیک ہے نا۔ چلو یہاں پہ سونیٹ کا ایک ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا نون میم راشد کی تصنیف ستارے سے لیا گیا ہے، 14 مصریں ہیں۔ یہ میں PDF آپ کو ٹیلی گرام پہ پرووائڈ کرا دوں گا صحیح آنسر کے ساتھ، آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود سے پڑھیے گا۔ بلینک ورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو بلینک ورس کو اردو میں معرہ نظم کہتے ہیں، نظم معرہ۔ انگریزی میں معرہ نظم کو بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معرہ نظم بھی پابند نظموں کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ نظم بھی کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے اور نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے، لیکن معرہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا ہے۔
اور بھی मुअर्रा नज़्म के बारे में कुछ अहम बातें हैं। नून मीम राशिद की नज़्म है ज़ाद सफ़र, जो कि नज़्म मुअर्रा है, इसे आप लोग ख़ुद पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अंदरूनी हैयत के एतबार से उर्दू फ़ारसी में मसनवी की कितनी बहरें मुरव्वज हैं? तो मसनवी की 7 बहरें हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे मसनवी के बारे में सारी अहम बातें आपको बताई गई हैं। मसनवी उर्दू ज़बान की एक मारूफ बयानिया सिनफ़ है। मसनवी मुसलसल अशार के उस मजमूए कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हों, यानी मसनवी के माने होते हैं 2-2 के, ठीक है ना। मौज़ूआत के एतबार से मसनवी का दामन बहुत वसी है। इसमें दास्तान की तरह माँ फ़ौकुल फ़ितरत किस्से, इश्क व मोहब्बत की कहानियाँ, जंग और मुहिम जोई के वाक़यात, किसी मुआशरे के हालात और नसीहत के मज़ामीन भी बयान होते हैं। उर्दू की कुछ अहम मसनवियाँ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। उर्दू की जो पहली मसनवी है वो मसनवी है फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी पदम राव। अशरफ बयाबानी की मसनवी का नाम नौसरहार है। नुसरती की मसनवी का नाम अली नामा है, जो कि एक नज़मिया मसनवी है। इसके अलावा इनकी 2 और मसनवियाँ हैं, जैसे कि मनोहर और मदमालती की जो इश्क की दास्तान गुलशन इश्क, वो भी नुसरती की है। और तारिक इस्कंदरी भी। वजही की मुल्ला वजही की मसनवी का नाम है कुतुब मुश्तरी। इब्ने निशाती की मसनवी का नाम है फूलबंद। सिराज औरंगाबादी की मसनवी तवील मसनवी है बुस्तानी ख़याल, ये याद रखिएगा, इससे मुतालिक आगे सवाल आएगा, ठीक है। शेरुल बयान उर्दू की सबसे अहम मसनवी है मीर हसन की। इसके अलावा पंडित यासंकर नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। और मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम है बहार इश्क और ज़हर इश्क, ठीक है। ज़हर इश्क काफ़ी मशहूर है, याद रखिएगा। हाल की मसनवियों में बरखारुत है, शिकवा हिंद है, चुप की दाद है, मुनाजात बेवा है। और हफीज़ जालंधरी की मसनवी पूछी जाती है, याद रखिएगा। मसनवी शाहनामे इस्लाम एक अहम तवील मसनवी है। चलो, इसका मौजू इस्लाम के उरूज की तारीख़ है, ये भी याद रखिएगा, मसनवी शाहनामे इस्लाम का। चलो, बुस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ कौन है? तो बुस्तान ख़याल एक मसनवी है, किसकी है? अभी हमने बताया था सिराज औरंगाबादी की है। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। देखो, सिराज औरंगाबादी की मसनवी तो आपने जान ली, बुस्तान ख़याल है। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए, ये 1712 में पैदा हुए, 1764 में इनका इंतकाल हुआ। इनका नाम सैयद शाह सिराजुद्दीन हुसैनी और तखल्लुस इनका सिराज था। इनके आबा व अजदाद मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन औरंगाबाद में ये सिराज औरंगाबादी पैदा हुए थे और वहीं इनकी तालीम हुई थी। इनके अशार देखेंगे आप तो यार कूँ बे हिजाब देखा हूँ, मैं समझता हूँ ख्वाब देखा हूँ, दो रंगी खूब नहीं एक रंग हो जा, दो रंगी खूब नहीं एक रंग हो जा, सरापा मोम हो या संग हो जा। ये भी सिराज औरंगाबादी का ही शेर है। चलो, वाक़या नगारी किस सिन्फ़ की अहमियत है? तो अभी हमने मसनवी के बारे में पढ़ा था। मसनवी में वाक़या नगारी और माँ फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर होते हैं। सही जोड़ की आपको निशानदेही करनी है। देखो, चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ये सभी मरसिया की अज़्ज़ाए तरकीबियाँ। और तस्बीब, गुरेज़, मदद, दुआ और मुद्दवा, ये सभी अज़्ज़ाए तरकीबी कसीदा के हैं। तो सरापा चेहरा, सरापा ये तो मरसिया का, लेकिन गुरेज़ ये कसीदा का हो गया, तो गलत हो गया। तशबीब और मदह ये दोनों कसीदा के जुज़ हैं, तो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, सही जोड़ा होगा। खिताबिया और तमहीदिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो कसीदे की 2 किस्में होती हैं, खिताबिया कसीदा और तमहीदिया कसीदा। खिताबिया कसीदा में डायरेक्ट मदह या मुज़म्मत शुरू हो जाती है और तमहीदिया में पहले तमहीद बांधी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्टेटमेंट है कि मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो, एक आध रोज़ में हमसायों से पूछ लेना। तो ये जो अल्फाज हैं किसने अपनी मौत से एक दिन पहले लिखवाए थे? तो ये है मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब ने ये लिखवा दिया था कि मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो, एक आध रोज़ में हमसायों से पूछ लेना। अली नामा किस नौइयत की मसनवी है?
तो अली नामा एक रज़मिया मसनवी है। अच्छा, ये किसने लिखी थी? तो ये नुसरती ने लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1075 हिजरी मुताबिक 1665 ईस्वी में। अली नामा मसनवी अली आदिल शाह सानी के इब्तिदाई 10 वर्षों के दौरे हुकूमत की मंजूम तारीख है। ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो मसनवी अली नामा काजी करीमुल्लाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा सीना है मशिक आफ़ताबे दाग हिजरा का, तलुए सुबह मैशर चाक है मेरे गरीबा का, तो मेरे गरीबा का। तो ये जो शेर है ये किस शायर का है? तो ये शेर शेख इमाम बख्श नासिख का है। अब नासिख के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनका नाम शेख इमाम बख्श नासिख था। 1762 में या कहीं कहीं 1772 या 1776 में ये पैदा हुए फैज़ाबाद में, और 1838 में इनका इंतकाल हुआ। गाज़ीउद्दीन हैदर ने इनको मलिकुश-शोरा का खिताब देकर दरबार से मुंसलिक करना चाहा, तो नासिक ने जवाब दिया कि इतने छोटे बादशाह से खिताब लेकर मैं क्या ही करूँगा। यानी कि गाज़ीउद्दीन हैदर के खिताब को लेने से नासिक ने मना कर दिया था। चलिए इनके कुछ अशार देख सकते हैं आप लोग। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। ये इनका शेर है नासिक का। जुनू पसंद मुझे छाँव है बबूलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। ये शेर भी किनका है? नासिक का है। और एक शेर था, एक क्वेश्चन था, वो कहीं खो गया है। उर्दू क्या शेर था? बहरहाल मिराज शमसुल उशाक से था वो शेर। ठीक है, मिराज शमसुल उशाक की यहाँ पे तसानीफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। खुशनामा, खुशनग्ज़, शहादतुल हकीकत, शहादतुत तहकीक और मग़ज़ मरगूब, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। नसी तसानीफ में शरह, मरगूबुल कुलूब और रिसाला सब सिफ़ात है। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दोहे का पहला हिस्सा कितनी मात्राओं में होता है? देखो दोहे में 4 मिसरे होते हैं। पहला और तीसरा मिसरा जो होता है वो 13-13 बंद होते हैं उसमें, और दूसरे मात्राएं की बात हो रही है ना। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो दोहे का पहला हिस्सा 13 मात्राओं पे मुश्तमिल होता है, और तीसरा हिस्सा भी 13 मात्राओं पे मुश्तमिल होता है। दूसरा और चौथा 11 मात्राओं पे मुश्तमिल होता है। दोहा क्या होता है? आप देख सकते हैं, दोहा एक हिंदी सिन्फ है जिसमें शेर हुस्न पैदा करने के लिए मात्राओं को बुनियाद बनाया जाता है। उर्दू में भी खूब दोहे कहे गए। ठीक है ना। उर्दू में दोहा कहने के लिए निदा फाजली काफ़ी मशहूर हैं। चलो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है आप लोगों से पूछा है। ताले से किसे थी ऐसी उम्मीद, निकला है किधर से आज खुर्शीद। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें सनत इस्तिआरा इस्तेमाल हुई है। जब एक चीज़ को बाएं नहीं दूसरी चीज़ करार दिया जाए तो वहाँ पे सनत इस्तिआरा होता है। जैसे कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है, कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है। ये मिर्ज़ा दबीर के मरसिया का 2 मिसरा है। इसमें भी सनत इस्तिआरा है। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर का था जो चिराग न रहा। ये हाली ने लिखा था मरसिया गालिब। तो ये जो मिसरा मैंने पढ़ा सही नहीं पढ़ा है, फिर भी मफ़हूम आपने समझ लिया होगा। इसमें भी सनत इस्तिआरा है। चलो शेर मुकम्मल कीजिए। मीर इन नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ पे शराब भरा जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुहक्किक जाने जाते हैं उर्दू अदब में, ठीक है। काजी अब्दुल वदूद के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 1896 में बिहार में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1984 में हुआ था। काजी अब्दुल वदूद ने पटना से एक रिसाला निकाला था मेआर, और काजी अब्दुल वदूद पटना से ही एक रिसाला निकालते थे मासिर। रिसाला मासिर किसने निकाला? काजी अब्दुल वदूद ने निकाला, ये याद रखिएगा। देखिए इनका एक कौल पूछा जाता है कि तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। ये कौल किसका है? तो काजी अब्दुल वदूद का है, याद रखिएगा। इनके अस्तरो सोजन और अय्यारिस्तान इनकी 2 तसानीफ़ है, ठीक है। तबसरों के मजमूए हैं अस्तरो सोजन और अय्यारिस्तान। चलिए चंद हम असर, ये खाकों का मजमुआ है। किसके खाकों का मजमुआ है? तो ये मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। चंद हम असर, मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है बाबाए उर्दू। इनकी जो अहम तसानीफ़ है वो मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर है। सर सैयद अहमद ख़ान हालात व अफ़कार है। उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सूफिया किराम का हिस्सा इनकी किताब है। इसके अलावा उर्दू का अलमिया इनकी अहम किताब है। मरहूम दिल्ली कॉलेज और चंद हम असर इनके खाकों का मजमुआ है, ठीक है। ये सब इनकी अहम तसानीफ़ है और भी इनकी मुरतब करदा तसानीफ़ हैं जो आप देख सकते हैं। ये नए और पुराने चिराग, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये आले अहमद सरूर की तसनीफ़ है। आले अहमद सरूर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सन 1912 ईस्वी में ये बदायूं में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल अलीगढ़ में 9 फरवरी सन 2002 ईस्वी को हुआ था। इनके बारे में मज़ीद जानकारी लेनी है तो PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़िएगा। याद रखिएगा आले अहमद सरूर उर्दू के पहले नाक़िद हैं जिनका तमाम तर तनकीदी सरमाया मज़ामीन की सूरत में है। इन्होंने किसी मौजू पर कोई मुस्तकिल तनकीदी किताब तसनीफ़ नहीं की है। आले अहमद सरूर के कारनामों की बात करें तो इनके शेरी मजमुआ में पहला शेरी मजमुआ है सलसबील जो 1935 में शाये हुआ था। इसके अलावा ख्वाब और खलिश भी इनका शेरी मजमुआ है। आले अहमद सरूर की खुद नविश्त का नाम क्या है? ख्वाब बाकी हैं। इनके रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है जिसका नाम क्या है? तनकीदी इशारे। इनके तनकीदी मज़ामीन के मजमुए में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। तनकीद क्या है? आले अहमद सरूर का तनकीदी मजमून है अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, नए पुराने चिराग जो आपसे पूछा था, ये किसका है? आले अहमद सरूर का है। मुसर्रत से बसीरत तक, ज़ौक़े जुनू, तनकीद के बुनियादी मसाइल, पहचान और परख, कुछ खुतबे कुछ मकाले, फ़िक्र रोशन, अफ़कार के दिए, उर्दू में दानिश्वरी की रवायत, दानिश्वर इकबाल, इकबाल फ़ैज़ और हम, इकबाल नज़रिया और शायरी, इकबाल और उनका फ़लसफ़ा, इकबाल और मगरिब का अक्स, इरफ़ान गालिब। ये सभी जो तनकीदी मज़ामीन कह लीजिए या फिर मज़ामीन के मजमूए कह लीजिए, किनके हैं? आले अहमद सरूर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सही जोड़ की आपको निशानदही करनी है। तो 3 जोड़ जो है वो गलत है, एक ही सही है। शोराए उर्दू के तज़किरे, क्या ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है? जी नहीं, ये हनीफ़ नकवी की तसनीफ़ है। उर्दू तनकीद पे एक नज़र, जी हाँ, ये आप कह सकते हैं कलीमुद्दीन अहमद की है। एहतशाम हुसैन की नहीं, तो ये भी गलत हो गया। रूए अनीस, ये मसूद हुसैन रिज़वी अदीब की तसनीफ़ है, नियाज़ फ़तेहपुरी की नहीं है। अब बचा तनकीदी हाशिए, तो ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है, तनकीदी हाशिए। क्वेश्चन नंबर 23, तनकीद के इब्तिदाई नमूने किस में मिलते हैं? तो तज़किरों और तकरीज़ों में मिलते हैं तनकीद के इब्तिदाई नमूने। मैं आपको यहाँ पे तज़किरों में
चूँकि तनकीद के इब्तिदाई नमूने मिलते हैं तो तज़किरों से मुताल्लिक़ कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, तज़किरे के बारे में मौलवी अब्दुल हक क्या कहते हैं कि हमारे शोरा के तज़किरे गो जदीद उसूल के मुताबिक न लिखे गए हों, ताहम इनमें बहुत सी काम की बातें मिल जाती हैं जो एक मुहक्किक और अदीब की नज़रों में जवाहर रेज़ों से कम नहीं है। मौलवी अब्दुल हक ने तज़किरों में मिलने वाले तनकीदी नमूनों को उर्दू तनकीद का पहला नक्श करार दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि तनकीद के जो इब्तिदाई नकूश मिले वो तज़किरों में ही मिले। कलीमुद्दीन अहमद भी तज़किरे के बारे में लिखते हुए ये बात कह रहे हैं कि तज़किरों का होना न होना बराबर है। यानी कि ये जो कलीमुद्दीन अहमद हैं वो तज़किरे को एक तरह से मानते ही नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ अक़वाल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उर्दू शोरा के तज़किरे और उसके तज़किरा निगारों की बात करें तो निकातुश शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है, उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है जो कि फ़ारसी में लिखा गया था। मीर तकी मीर ने लिखा था, निसार अहमद फ़ारूकी ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। गुलशन गुफ्तार ये ख्वाजा हमीद ख़ान हमीद औरंगाबादी ने लिखा था। तोहफ़तुश शोरा ये अफजल बेग काकशाल का तज़किरा है। रेख्ता गोयान ये फ़तारी गुरदेज़ी ने लिखा था। रियाज़ हसना ये अनायतुल्लाह कतूत ने लिखा था। और मखज़न नकात ये पूछा जाता है, मखज़न नकात ये कायम चाँदपुरी का है। चमनिस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का है। तबक़ातु शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ का है। तज़किरा शोराए उर्दू ये मीर हसन का है। और इसके अलावा बहुत सारे और तज़किरे हैं जिनमें जो अहम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे गुलज़ार हिंदी तज़किरा हिंदी ये ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी का है। अय्यारुश शोरा खूबचंद ज़का का है। गुलशन हिंद उर्दू ज़बान में लिखा हुआ ये पहला तज़किरा है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। इसके अलावा मजमुआ नग़्ज़ जो है ये भी तज़किरा कुदरतुल्लाह कासिम का है। और दीवान जहाँ बैन नारायण जहाँ का है। तज़किरतुश शोरा ये देखिए इब्न अमीन तूफ़ान का है। और गुलशन बेखार ये इम्पोर्टेंट है, मुस्तफ़ा ख़ान शैफ्ता का है। और गुलिस्तान बेख़ज़ां ये गुलशन बेखार के जवाब में लिखा था कुतुबुद्दीन बातिन ने। तबक़ात शोराए हिंद ये मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा है। अक़द सुरैया ये ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी का तज़किरा है। मिरात शोरा अब्दुर्रहमान देलवी का है। गुले राना मौलवी अब्दुल हई का है। इसके अलावा खम खान जावेद लाला श्री राम का है। और तज़किरा महसाल मालिक राम का है। और इंतखाब दवावीन ये इमाम बख्श साहबाई का है। और तज़किरा मुआसिरीन मालिक राम का है। तो ये उर्दू के कुछ अहम तज़किरे मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, आले अहमद सरूर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो कहा है। किसे कहा है तो मुक़द्दमा शेर व शायरी को कहा है। मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। ये पहली बार 1893 में शाये हुई थी दिल्ली से। ठीक है, मुक़द्दमा जो शेर व शायरी है ये मुक़द्दमा इब्न खुल्दून के तर्ज़ पे लिखा गया है। और मुक़द्दमा शेर व शायरी के रद में या जवाब में मसूद हसन रिज़वी अदीब ने हमारी शायरी नाम से एक किताब लिखी थी। मुक़द्दमा शेर व शायरी दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले हिस्से में शायरी के उसूल बयान किए गए हैं, दूसरे हिस्से में अमली तनकीद है। देखो, मुक़द्दमा शेर व शायरी में जो हाली ने अपने नज़रियात पेश किए जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। देखिए हाली क्या कह रहे हैं, तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुसी अल्फाज, इन तीन चीज़ों को हाली शायरी के लिए लाजमी करार देते हैं। और शेर की खूबी किन तीन चीज़ों को बता रहे हैं? सादगी, जोश और असलियत को हाली शेर की खूबी ठहराते हैं। मसनवी को हाली ने सबसे कारआमद और मुफीद सिन्फ़ कहा है। और गज़ल को इश्क़ व आशिकी के दायरे में कैद ये बात हाली ने कही है। और कसीदे को झूठ और खुशामद से लबरेज़ बताया है। और हाली के मुताबिक मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। हाली वज़न और काफ़िए को
شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمہ شعر و شاعری کو بوتیکا کی طرح اہمیت حاصل ہے۔ بوتیکا جانتے ہی ہیں، ارسطو کی کتاب ہے۔ چلو مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں کچھ اور نظریات دیکھ لیجئے۔ دیکھیے جو آپ سے پوچھا تھا وہ یہی پوچھا تھا کہ آل احمد سرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام دیا ہے، تو یہ آپ سے کوشچن میں پوچھا ہے۔ تو اسی سے ملتے جلتے اور بھی کچھ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ کہا ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ابو اللیث صدیقی نے کہا ہے۔ اور ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں، یہ شوکت سبزواری نے کہا تھا۔ تو یہ سبھی پوائنٹس امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔ دیکھو حالی کے بارے میں اور بھی کچھ اقوال آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، یا پھر مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں۔ دیکھو مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کی تنقید میں ایک عہد آفریں کارنامہ ہے مقدمہ شعر و شاعری عبد القادر سروری کہہ رہے ہیں۔ مولوی عبدالحق اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے جو مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ لائق ستائش ہے۔ حالی صرف اردو تنقید کے بانی ہی نہیں، اس وقت اردو کے بہترین نقاد بھی ہیں، یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ اب حالی کے بارے میں کلیم الدین احمد کے کچھ اقوال دیکھیے۔ کہتے ہیں خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی کل حالی کی کائنات کی کلیم الدین احمد حالی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کلیم الدین احمد آگے کہہ رہے ہیں کہ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کے بعد حالی کے بارے میں کلیم الدین احمد آگے کہتے ہیں کہ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی ہے۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ رام بابو سکسینہ نے کہا تھا، اور مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا، یہ بھی رام بابو سکسینہ نے کہا تھا۔ اور کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ فراق گورکھپوری یہ کہہ رہے ہیں، اور سعدی ہمارے لیے تھے اور حالی ہم سب سے تھے، یہ فراق گورکھپوری کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے حالی کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں جان لی، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دیکھو تنقید سے متعلق ایک قول ہے، میں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں یہ قول کس کا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ یہ ریچارڈسن کا قول ہے۔ آپشن میں آپ کو چیخوف، فلابر، کارل مارکس دکھ رہے ہوں گے، ان کے بھی اقوال میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گا۔ پہلے تنقید کی تعریف دیکھو۔ تنقید لفظ نقص سے بنا ہے جس کے معنی ہیں، تنقید نقد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کرنا۔ تنقید کا کام فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین کرنا ہے، اور تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں اور تقریضوں میں ملتے ہیں۔ یہی کوشچن آپ سے پوچھا گیا تھا اوپر۔ تنقید نگار کو مالی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ دیکھو تنقید سے متعلق جو مختلف اقوال ہیں جہاں سے آپ کا یہ کوشچن بنا ہے، میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام ہی تنقید ہے، میتھیو ارنولڈ کہہ رہے ہیں۔ ایلیٹ نے زندگی کے لیے تنقید اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنا کہ سانس۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ فلابر تنقید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑھ قرار دیتے ہیں فلابر، اور تینیسن تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتاتے ہیں۔ چیخوف نے تنقید کو اس
मक्खी से तशबीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। और रिचर्डसन जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनका कहना है कि तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। और यहाँ पे एक और कौल है जो कि आले अहमद सरूर का है, आधा अधूरा है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। तनकीद का नाम फैसला है, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देती है। तनकीद वजाहत है, तज्जिया है। ये आले अहमद सरूर का कौल है, ठीक है। ड्राइडन ने तनकीद के बारे में कहा कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है। एमरसन ने कहा कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पे नुक्ता चीनी करता है। बायरन ने ये कहकर तनकीद निगारों पे चोट की कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो। तो एक क्वेश्चन आपसे तनकीद से मुताल्लिक पूछा था, मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको बता दिए। देखिए, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल भी काफ़ी पूछा जाता है कि तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बासानी खेल सके, ये एक फ़न है, एक सन्नाई है, ठीक है। तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। असल दुश्वारी है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तहसीन है, तकरीर है और कभी कभी निरी तनकीस और बेजा नुक्ताचीनी है। ये भी कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। तो तनकीद से मुताल्लिक सभी अहम अक़वाल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं मैंने बता दिया। चलो, माहिर गालिबियात के नाम से किसे जाना जाता है? तो इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी को माहिर गालिबियात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने गालिब के ऊपर बहुत सारा काम किया। ये सन 1904 ईस्वी को रामपुर में पैदा हुए, ठीक है। याद रखिएगा 1981 में इनका इंतकाल हुआ था। देखो, दीवान गालिब नुस्ख़ा अरसी की इन्होंने तरतीब दी, मकातिब गालिब को इन्होंने मुरतब किया, रानी कैद की कहानी की तरतीब दी, सिल के गौहर को इन्होंने तरतीब दी, बाग़ उर्दू की तरतीब दी, नादरात शाही, तारीख़ अकबरी, फ़रंग गालिब लिखा, इंतखाब गालिब लिखा, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब किसने दिया था? तो अकबर शासानी ने दिया था। यहाँ पे आप इनके बारे में देख सकते हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, और इनका खिताब था ख़ाक़ानी हिंद। दिल्ली में 1789 में पैदा हुए थे, 1854 में इनका इंतकाल हुआ था। इनके बारे में मज़ीद जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके असातिज़ा कौन है ये आपको पता चलेगा। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि इनके शागिर्दी ज़फ़र ने, जो मुग़ल बादशाह थे, आखिरी मुग़ल बादशाह, उन्होंने ज़ौक़ से शागिर्दी अख्तियार की थी। ज़फ़र ज़ौक़ से पहले नसीर शाह से मशवरा सुखन करते थे और ज़ौक़ के बाद गालिब से इन्होंने मशवरा सुखन किया था, याद रखिएगा। देखिए, ये बहुत ज़्यादा जब मशहूर हो गए तो दक्कन में एक थे चंदूलाल शादा, उन्होंने उनको दक्कन बुलाया तो ये दक्कन नहीं गए, बल्कि एक शेर में जवाब दिया कि गर चाहे मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ये दक्कन नहीं गए, ज़िंदगी भर दिल्ली में ही रहे। ख़ाक़ानी हिंद का खिताब इनको मिला था अकबर शासानी ने, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मीर हसन ने किससे अपने कलाम पर इस्लाह ली थी? तो सौदा से ली थी। मीर हसन के बारे में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 1737 में दिल्ली में पैदा हुए, 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। मीर ज़ियाउद्दीन के शागिर्द थे, सौदा से भी इन्होंने इस्लाह ली, ठीक है। शायर शीरी बयान से मुसहफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात निकाली है। और मीर हसन का एक दीवान और एक तज़किरा है। तज़किरे का नाम क्या है? तज़किरा शोरा उर्दू, ठीक है। मीर हसन के अगर मसनवियों की बात करें तो छोटी बड़ी मिलाकर के 12 मसनवियाँ हैं। कौन कौन सी है? नकल कलाउनत, नकल तन फ़ायसा, हिजव कसाई, नकल कसाई, मसनवी सादी आशिफ़ुद्दौला, मसनवी रमूज़ुल आरिफ़ीन, मसनवी हिजव हवेली, मसनवी गुलज़ार एरम, मसनवी दर तहनीत ईद, मसनवी दर वस्फ़ कश्फ़ जौहर, मसनवी दर ख़ान नेमत और मसनवी सेहरुल बयान, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर और इसमें बामुसम्मा 1784 में इन्होंने लिखा था।
इन्होंने कसीदे भी लिखे, 7 कसीदे लिखे, जिनमें से एक कसीदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में, एक हज़रत इमाम हुसैन की मनक़बत में है। 2 कसीदे नवाब आसिफउद्दौला की मदह में भी इन्होंने लिखे थे। चलो, पंडित दयाशंकर नसीम का ख़ानदान कहाँ से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था? तो कश्मीर से आकर। अब ये देखो, पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पंडित दयाशंकर कौल इनका नाम था, नसीम तखल्लुस था, वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। इनका ख़ानदान कश्मीर से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था। 1811 में पैदा हुए, 1845 में इनका इंतकाल हुआ था। याद रखिएगा, इन्होंने ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्दी अख्तियार की थी। दुनिया की बेसबाती और ख़ुददारी नसीम के पसंदीदा मौज़ूआत थे। इनका एक शेर काफ़ी मशहूर है जो कि पूछा जाता है, लाए उस बुत का इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ये नसीम का शेर है। दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी मशहूर मसनवी गुलज़ार नसीम है, जो कि एक इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहज़ीब की आइनादार है। किस्से गुलबकावली के नाम से इसका असल किस्सा मशहूर है। असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था 1722 में। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में इसी किस्से को मज़हब इश्क के नाम से उर्दू नस्र में लिखा था। बाद में मसनवी की हैयत में इसी किस्से को बयान किया था पंडित दयाशंकर नसीम ने। मसनवी गुलज़ार नसीम पहली बार 1844 में शाये हुई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मोमिन ने किससे मशवरा सुखन किया? तो शाह नसीर से मशवरा सुखन किया था। तनकीदी मकालात के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मुहियुद्दीन कादरी ज़ूर, इनकी तसनीफ़ है तनकीदी मकालात। और भी इनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं, आप देख पा रहे होंगे। हिंदुस्तानी लिसानियात है, 1960 में शाये हुई। हिंदुस्तानी सौतियात है, ठीक है। किसकी है हिंदुस्तानी सौतियात और हिंदुस्तानी लिसानियात? मुहियुद्दीन कादरी ज़ूर की। इसके अलावा इनकी और भी तसानीफ़ है। उर्दू शह पारे, ऐद उस्मानी में उर्दू की तरक्की, दास्तान अदब हैदराबाद, दक्कनी अदब की तारीख़, उर्दू के असालीब बयान, रूह तनकीद। देखो, रूह तनकीद ज़ूर की एक अहम तसनीफ़ है। और तनकीदी मकालात, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है, मकालात के ये मजमुआ रूह तनकीद के ही हिस्से दोम की हैसियत से शाये हुआ था। तो रूह तनकीद आप याद रखिएगा किसकी है? किसकी है? मुहियुद्दीन कादरी ज़ूर की। और इसी का दूसरा हिस्से के तौर पे जो शाये हुआ था वो तनकीदी मकालात शाये हुआ था। 3 शायर इनकी तसनीफ़ है। गारसा तासी की सवानी इन्होंने लिखी थी। मानिए सुखन, सरगुज़श्ते गालिब, रमज़े सुखन, सरगुज़श्ते हातिम, फैज़ सुखन, ये सब इनकी तसानीफ़ है। तारीख़ दास्तान उर्दू, ये किसकी तसनीफ़ है? तो हामिद हसन कादरी की है तारीख़ दास्तान उर्दू। इसके अलावा इनकी और भी तसानीफ़ हैं, ठीक है, जिसमें तारीख़ तनकीद है, तारीख़ फ़रिश्ता गोई है, कमाल दाग है, नक़्दो नज़र है, सैदो सयाद है, ठीक है, फ़ितरत अतफ़ाल है। वह एक नामवर अदीब है। देखो, वो एक नामवर अदीब, नक्काद, मुहक्किक, माहिर तालीम और तारीख़ गोते। कौन? तो हामिद हसन कादरी, ठीक है ना। इनकी तसानीफ़ आप देखेंगे तो तारीख़ तनकीद, तारीख़ फ़रिश्ता गोई, कमाल दाग, नक़्दो नज़र, सैद सयाद और फ़ितरत अतफ़ाल, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। टीन और हार्डर किस तरह की तनकीद के मुहर्रिक थे? तो साइंटिफिक तनकीद के ये मुहर्रिक थे, याद रखिएगा। टीन और हार्डर ये 2 नाम साइंटिफिक तनकीद से मुताल्लिक़ है। बेनज़ीर और बदर मुनीर ये किस मसनवी के किरदार हैं? सबको पता है, मसनवी शेरुल बयान के हैं, मीर हसन की है। अगला सवाल कि आज़ाद नज़्म किस ज़बान की एक शेरी हैयत है जो उर्दू में दाखिल हुई? तो देखो, आज़ाद नज़्म फ़्रांसीसी से अंग्रेज़ी और फिर उर्दू में आई। आप देख पा रहे होंगे आज़ाद नज़्म का पहला तजर्बा फ्रांस में वर्स लिब्रे के नाम से किया गया था। इसके तहत गैर मसावी मिसरों पर मुश्तमिल नज़्में कही गई। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्स का नाम दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्रांसीसी से उर्दू में दाखिल हुई। किसने अपने कलाम को गुजरी से मौसूम किया? तो वह बुरहानुद्दीन जानम।
अगला सवाल है, किस सिन्फ के लिए ज़ोर बयान, शौकत अल्फाज और मानी आफरीनी लाजिम है? तो वो कसीदे के लिए। उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल किसे कहते हैं? ज़रा कमेंट में सभी लोग लिख के बता दो। लखनऊ में कौन कसीदा नगारी के लिए मशहूर थे? तो देखो, मीर हसन जो हैं, ये तो मीर हसन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो मसनवी के लिए मशहूर थे। दबीर मशहूर थे आपके किस लिए? मरसिया के लिए। दाग तो दिल्ली के थे। लखनऊ में कसीदा के लिए मशहूर थे मुसहफ़ी। अगला सवाल है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं रिसा के, यानी अरबी ज़बान के लफ्ज़ रिसा से निकला है जिसके माने हैं रोना, आहो बुका करना। उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बियाबानी को माना जाता है, जिन्होंने मसनवी नौसरहार लिखी। मसनवी नौसरहार का मौजू वाक़यात करबला था। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार अशरफ बियाबानी को माना जाता है, ठीक है, जिन्होंने शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार आशूरनामा के मुसन्निफ़ हैं रोशन अली, उनको माना जाता है, ठीक है। मुसद्दस की हैयत दी थी मरसिया को सौदा ने, और इसके अज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मीर ज़मीर ने। मरसिया के अज़ाए तरकीबी 8 हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ठीक है ना। शौक़ का पूरा नाम तसद्दुक़ हुसैन खां है, ठीक है। इन्होंने एक मशहूर मसनवी लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, ज़हर इश्क, ठीक है। कब लिखी थी? 1860 ईस्वी में लिखी थी। मसनवी में 1566 अशार हैं। मसनवी ज़हर इश्क को अपने ज़माने में बहुत मकबूलियत मिली। ये उर्दू की पहली मसनवी जिसके किरदार ज़मीन पर बसने वाले गोश्त पुश्त के इंसान हैं। इसमें कोई मा फ़ौकुल फितरत वाक़या नहीं बयान किया गया है। इसके किरदार लखनऊ के रहने वाले हैं। ज़हर इश्क के बारे में ये कहा जाता है कि इससे मीर असर की मसनवी ख्वाब व ख़याल की तक़लीद में लिखा गया। इसमें हुस्न इश्क की मामूली सी एक दास्तान बयान की गई है। मसनवी ज़हर इश्क के अलावा ज़ौक़ ने 5 मसनवियाँ कुल मिला के लिखी थी। तो शौक़ ने जो ज़हर इश्क लिखी थी, इसके अलावा फ़रेब इश्क, बहार इश्क, लज़्ज़त इश्क और खंजर इश्क भी लिखी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कौन दबिस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियात में है? तो दबिस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियात क्या क्या मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लखनऊ में ख़ारजियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया उन्सुर गालिब नज़र आता है। यहाँ तसन्नो और बनावट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के शायरों में रियायत लफ्ज़ी, ज़िला जुगत, तशबीह और इस्तिआरे का काफ़ी ज़्यादा चलन है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा ने जज्बात से ज़्यादा अल्फाज की नोक पलक संवारने और ज़बान में लताफ़त पैदा करने पे ज़ोर दिया है। दबिस्तान लखनऊ के यहाँ उरियानियत, फहश गोई, निसाइयत और जिन्स ज़दगी नज़र आती है, ठीक है। और दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ मुआमला बंदी और मुबालगा आराई नज़र आती है। तो ये सब ख़ुसूसियात हैं। अब आप क्वेश्चन पे आइए। दबिस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियात क्या है? तो पहला हकीकत पसंदी, तो ये दबिस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियत नहीं है बल्कि दबिस्तान दिल्ली की ख़ुसूसियत है। सोज़ो गुदाज और तसव्वुफ़ भी दबिस्तान दिल्ली में देखा जाता है। लेकिन इब्तिज़ाल के मानी क्या होता है? यानी कि जो ख़याल की पस्ती है, उरियानियत, जिन्स ज़दगी, ये सभी जो चीज़ें हैं वो दबिस्तान लखनऊ में पाई जाती हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि दबिस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियात में इब्तिज़ाल है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल जो है उसमें मुनीर शिकोहाबादी किसके शागिर्द थे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मुनीर शिकोहाबादी के बारे में मैं आपको बता दूं, 1857 का जो गदर हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। इनका असली नाम कभी कभी पूछा जाता है, सैयद इस्माइल हुसैन इनका असली नाम था। इनकी वफ़ात 10 अगस्त 1880 में हुई। इनके उस्ताद का नाम आपसे पूछा गया है तो इमाम बख्श नासिख जो हैं वो मुनीर शिकोहाबादी के उस्ताद हैं। मुंतखबुल आलम इनकी एक किताब है, आगे उससे सवाल आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे इनका एक शेर है,
اچھا شعر ہے، سنیے کہ آنکھیں خدا نے بخشی ہیں رونے کے واسطے، دو کشتیاں ملی ہیں ڈبونے کے واسطے۔ تو یہ جو شعر ہے اگر آپ سے پوچھے کس کا ہے تو منیر شکوہ آبادی کا ہے۔ سندھ کو اردو کی جائے پیدائش کس نے قرار دیا؟ دیکھو اس سوال کا جواب بتانے سے پہلے میں اردو کی ابتدا کے بارے میں جو مختلف نظریات ہیں باری باری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ محمد حسین آزاد کا نظریہ دیکھیے، وہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یعنی اردو کے برج بھاشا سے نکلنے کا نظریہ محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ اس نظریہ کے حامی میر امن بھی تھے، سر سید امام بخش وغیرہ بھی تھے۔ اس کے بعد محمود شیرانی گزرے جنہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پنجاب میں اردو، اور اپنی اس کتاب میں انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی۔ پھر ڈاکٹر سہیل بخاری نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیا۔ شوکت سبزواری نے دوآب گنگو جمن اور ہریانہ کو اردو کا مسکن قرار دیا۔ مسعود حسین خان جن کا نظریہ سب سے زیادہ اتھینٹک مانا جاتا ہے، انہوں نے سرزمین دلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دی۔ سید سلیمان ندوی جو کہ آپ سے کوشچن میں پوچھا ہے، انہوں نے اردو زبان کے آغاز کا سہرا سندھ کے بادا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا نقوش سلیمانی۔ نقوش سلیمانی میں انہوں نے لکھا کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے، اس لیے قرینہ قیاس یہی ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں نا، اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ تو اردو کے سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ سید سلیمان ندوی نے پیش کیا۔ محی الدین قادری زور کی بات کرتے ہیں تو یہ اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ اختر اورینوی نے اردو کے مگدھی سے نکلنے کی بات کہی، اور نصیر الدین ہاشمی کی کتاب کا نام ہے دکن میں اردو، جس میں انہوں نے اردو دکن میں پیدا ہوئی یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا، اور ڈاکٹر گیان چند جین نے اردو کو کھڑی بولی سے نکلنے کی بات کہی۔ تو یہ سبھی نظریات آپ لوگوں نے پڑھے، اور بھی کچھ نظریات اور کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ اس PDF کو پرووائڈ کرا دوں گا، وہاں سے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے جو سوال پوچھا تھا اب اس پہ آتے ہیں۔ سندھ کو اردو کی جائے پیدائش کس نے قرار دیا؟ تو سید سلیمان ندوی نے۔ اب دیکھیے ایک اور سوال جو ہے وہ یہیں سے پوچھ دیا ہے، اب اس کا جواب آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا ہے۔ فیروز شاہ بہمنی، ان کی تخلیق کا نام کیا ہے؟ تو دیکھو ان کی تخلیق کا نام جو ہے وہ پیرت نامہ ہے۔ اب یہ جو فیروز شاہ بہمنی ہیں یہ قطب شاہی دور کے شاعر تھے، گولکنڈہ سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی مشہور تصنیف کا نام ہے پیرت نامہ، جس میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ تو پیرت نامہ کس کی ہے؟ تو پیرت نامہ فیروز شاہ بہمنی کی ہے، یعنی کہ ہمارا 3rd آپشن کریکٹ ہوگا۔ دریائے عشق، یہ مثنوی کس کی ہے؟ تو دریائے عشق جو مثنوی میر تقی میر کی ہے۔ اب دیکھیے میر تقی میر کی کتنی مثنویاں اس سے متعلق تو اختلاف رائے ہے، جیسے کہ مظفر حنفی ہیں ان کے مطابق 37 ان کی مثنویہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 38 ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جدید تحقیق ہے ظفر انصاری کی، ان کے مطابق جو میر تقی میر کی مثنویاں ہیں ان کی تعداد 39 ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مشہور ہیں ان کو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے خواب و خیال ان کی مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ خواب و خیال کے نام سے ایک اور مثنوی لکھی تھی، کس نے لکھی تھی ذرا کمنٹ میں سبھی لوگ لکھ دو۔ معاملات عشق ہے، دریائے عشق ہے جو آپ سے پوچھا ہے، شعلہ عشق ہے، جوش عشق ہے، اعجاز عشق ہے، حکایت عشق ہے،
जवां उरूस है, मोरनामा। ये सभी जो इनकी मशहूर मसनवियाँ मैंने आपको बता दिया। मसनवी ख्वाब व ख़याल के नाम से एक और मसनवी किसी और ने लिखी, किसने लिखी आपको कमेंट में बताना है। मुंतखब आलम या मुंतखबुल आलम, इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम आपसे पूछा है तो मुनीर शिकोहाबादी सैयद इस्माइल हुसैन, जिनका असली नाम है इनके बारे में मैंने बताया था, शेख इमाम बख्श नासिक इनके उस्ताद हैं। इन्होंने ये किताब लिखी थी मुनीर शिकोहाबादी ने। वाइज़ न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारे शराब तहूर की। तो इस शेर में आपको क्या पोशीदा है, तो ये गालिब का शेर है और ये तंज़ कर रहे हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस शेर में कौन सी सनत है ये पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें दो लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुतज़ाद हैं, दिन और रात। तो जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो एक दूसरे के उल्टे मानी की हों तो उन्हें हम सनत तज़ाद या सनत तबाक कहते हैं। देखिए एक और शेर देख लीजिए नश्वर वाहिदी का कि अंजाम वफ़ा ये है कि जिसने मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी, जीने की सज़ा पाई। तो मरना जीना अपोजिट है ना, तो इसमें सनत तज़ाद है। एक ऑप्शन आपको दिया है हुस्न तालील। हुस्न तालील क्या होता है, किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी वजह बयान करना जो चाहे वाकई तो ना हो मगर उसमें शायराना जिद्दत व नज़ाकत हो। यानी असल इल्लत के बजाय कोई और इल्लत किसी चीज़ की अगर बताई जाए तो वहाँ पे सनत हुस्न तालील होती है। जैसे एक बहुत मशहूर शेर है ना कि प्यासी जो थी सिपाहे खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में हुस्न तालील है। इसी तरह बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। इसी तरह एक और शेर है, कैसे है कि मेरे ज़हन से निकल गया है बहरहाल शेर, ठीक है। चांदनी से इस तरह से कुछ शेर है, आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। इस शेर में भी सनत हुस्न तालील है। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तलमी क्या होता है, सनत तलमी जब किसी शेर में किसी तारीख़ी वाक़े, किसी पुराने किस्से का ज़िक्र किया जाए तो वहाँ पे सनत तलमी होता है। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में सनत तलमी है। इसी तरह बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी, इसमें भी सनत तलमी है। मुबालगा क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, ठीक है। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, इसमें सनत मुबालगा है। चलो आगे बढ़ते हैं कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये किस मरसिया, ये मरसिया किस शायर का है, तो ये दबीर का है, मिर्ज़ा दबीर का। मिर्ज़ा दबीर का जो दीवान है वो दफ्तर मातम के नाम से है, याद रखिएगा। देखिए मिर्ज़ा दबीर, इनका असली नाम सलामत अली दबीर है, दिल्ली में पैदा हुए थे, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। देखो कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन काँप रहा है, सब एक तरफ चरके कुहन काँप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तो ये पहला बंद है, इस मरसिया के खालिक मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा सनत इस्तिआरा, ठीक है ना। चलिए कौन सा जुज़ गज़ल से मुताल्लिक़ नहीं है, देखो मतला और मक्ता तो गज़ल में होता ही है,
और आपका ردیف بھی ہوتا ہے، چہرہ سراپا رخصت آمد رز جنگ شہادت اور بین، یہ سبھی مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ جو غزل سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ ہے سراپا، یعنی کہ تیسرا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ خالق باری کے مصنف کون ہیں؟ تو ضیاء الدین خسرو ہیں۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ امیر خسرو کو مانتے ہیں خالق باری کا مصنف، لیکن یہاں RPSC نے ضیاء الدین خسرو کو مانا ہے اور کہیں پہ امیر خسرو آپشن میں ہے نہیں۔ غالب اور گیسو دراز اور جانے جانا کی یہ کتاب ہے نہیں، ضیاء الدین خسرو آپشن میں ہے، تو اسی کو ہم صحیح مانیں گے۔ چوتھا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ بہار عشق، اس مثنوی کے خالق کون ہیں؟ تو مرزا شوق ہیں۔ ان کا اصلی نام کیا تھا پوچھا جاتا ہے، تو حکیم تصدق حسین ان کا اصلی نام ہے۔ تصدق حسین ان کا اصلی نام ہے، مرزا شوق کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ مقبول اور مشہور مثنوی ہے زہر عشق، ٹھیک ہے۔ زہر عشق 1860 میں انہوں نے لکھا تھا، اس میں 566 اشعار ہیں، اور یہ ایسی مثنوی ہے جس میں ما فوق الفطرت عناصر نہیں ہیں، یعنی اس کے سبھی کردار زمین پر بسنے والے انسان ہیں۔ مثنوی جو زہر عشق ہے اس کی ہیروئن کا نام کیا ہے بتائیے؟ تو مہ جبیں نام ہے۔ اس مثنوی کا ایک شعر کافی زیادہ مقبول ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، تو یہ آپ یاد رکھیے گا، مثنوی زہر عشق سے ماخوذ شعر ہے۔ چلو، چھوٹی بہن جو لاشے سے آ کر لپٹ گئی، ایک حشر ہو گیا صف ماتم الٹ گئی، یہ مرثیہ کا شعر ہے۔ اس میں کون سی کیفیت کی عکاسی ہو رہی ہے؟ تو اس میں جذبات نگاری کی، یعنی کہ ہمارا جو دوسرا والا آپشن ہوگا وہ کریکٹ ہوگا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کس فن سے غیر معمولی رغبت تھی؟ تو فن موسیقی سے۔ اب دیکھو، ابراہیم عادل شاہ ثانی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے۔ مصوری اور موسیقی سے انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی ایک مشہور تصنیف پوچھی جاتی ہے، نورس نامہ یا پھر کتاب نورس، دونوں نام سے پوچھی جاتی ہے، تو کتاب نورس یا نورس نامہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر راگ راگنیوں سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں ابراہیم عادل شاہ ثانی نے راگ راگنیوں پر مبنی اپنے گیت شامل کیے ہیں۔ 17 راگوں کے کل 59 گیت اور 17 دوہے اس میں شامل ہیں۔ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب ہے کتاب نورس، جس کا موضوع موسیقی یا راگ راگنیاں ہیں۔ ابراہیم نامہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو ابراہیم نامہ یہ جو ہے عبدل کی ہے، ٹھیک ہے نا، عبدل کی ہے ابراہیم نامہ۔ اب عبدل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ ان کی مشہور تصنیف کا نام ہے ابراہیم نامہ، اور ابراہیم نامہ کو بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ وہ صنم جب سوں بسا دیدہ حیران میں آتش عشق بڑی عقل کے سامان میں تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ ولی دکنی کا ہے، اردو شاعری کے بابا آدم، اردو کا چاثر، شیطان سے بھی زیادہ مشہور تھے ولی دکنی۔ 1700 عیسوی میں دلی آئے تھے اور ان کا دیوان 1719 میں دلی آیا تھا۔ سعد اللہ گلشن سے ان کی دلی میں ملاقات ہوئی تھی، جنہوں نے ان کو 2 مفید مشورے دیے تھے۔ ان کے کچھ اور اشعار آپ لوگوں کو میں سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یہ ولی کا ہی شعر ہے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ تو اور بھی کچھ ان کے اشعار ہیں، آپ لوگ خود پڑھیے گا، یہ PDF میں آپ کو
हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिसानियाती एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ बराह रास्त किस ज़बान से है? तो शौर सेनी अपभ्रंश से मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बुंदेली है और हरियाणवी है। ठीक है, तो ये मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। वली पहली बार किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, वली दक्कनी जो हैं 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे। 1700 ईस्वी में कौन से बादशाह का ज़माना था? औरंगज़ेब का ज़माना था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली बार वली औरंगज़ेब के ज़माने में आए थे। और दूसरी बार अगर पूछे तो बाज़ लोगों का मानना यह है कि वली दूसरी बार मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में दिल्ली आए थे। इसमें इख्तिलाफ है कि क्या वली एक बार आए या 2 बार आए। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि 2 बार आए, वो बता रहे हैं कि दूसरी बार मोहम्मद शाह रंगीले के ज़माने में आए थे। अब देखो, वली दक्कनी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में ये पैदा हुए। 1700 ईस्वी में जब ये अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ दिल्ली आ रहे थे, तो दिल्ली आकर इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। तो ये सादुल्लाह गुलशन नाम आप लोगों को याद रखना है। सादुल्लाह गुलशन ने वली को 2 मुफीद मशवरे दिए। पहला मशवरा ये था कि दक्कनी अल्फाज का कम इस्तेमाल करिए और उनकी जगह फ़ारसी के शरई अल्फाज का आप इंतखाब करिए। दूसरा मशवरा इन्होंने दिया कि फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़बान में अदा करिए। तो ये 2 मशवरे सादुल्लाह गुलशन ने वली दक्कनी को दिए थे। वली दक्कनी का दीवान 1719 ईस्वी में दिल्ली आया था और वली दक्कनी को उर्दू शायरी का चौसर कहा जाता है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है और साथ ही साथ इनको शायर कुदरत भी कहा है। मीर तकी मीर वो मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद मानते हैं। मीर तकी मीर वली दक्कनी को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद मानते हैं और अपना जो तज़किरा है निकातुश शोरा, उसमें मीर ने इनके बारे में लिखा कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। वली दक्कनी का जो दीवान है पहली मरतबा लंदन से शाये हुआ था। वली के दीवान में 2 मसनवियाँ हैं। एक मसनवी का कोई उन्वान नहीं है, दूसरी मसनवी का उन्वान है दर तारीफ़ शहर सूरत। दर तारीफ़ शहर सूरत ये वली की मसनवी है। नूरुल मारिफत के नाम से एक रिसाला भी फ़ारसी में वली ने निकाला था। अब चलो कुछ और पॉइंट हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ और सवाल हैं जो वली दक्कनी से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है? उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं? वली दक्कनी को। वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। दिल्ली में वली को 2 मुफीद मशवरे किसने दिए थे? सादुल्लाह गुलशन ने दिए थे। दिल्ली में किस शख्स ने मुलाकात के दौरान वली को यह मशवरा दिया था कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो, उनकी जगह फ़ारसी के शरई अल्फाज का इस्तेमाल करो? तो सादुल्लाह गुलशन ने यह मशवरा दिया था। चलो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट किन से मुताल्लिक है ये बताया गया है और फिर कोड दिया गया है। सही कोड को हमें पहचानना है जो कि हमारा जवाब होगा। देखो, पहला है बाबाए आदम और शायरी कुदरत। क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को कहा? बिल्कुल सही बात है। मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद और रेख्ता का उस्ताद और शैतान से ज़्यादा मशहूर, ये बात वली के बारे में मीर तकी मीर ने कही, ये बात भी सही है। बाबाए आदम इनको वली को आज़ाद कह रहे थे, मीर तकी मीर नहीं कह रहे थे, इसलिए यह वाला पॉइंट गलत हो गया। शायर कुदरत इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो कहते हैं लेकिन शैतान से ज़्यादा मशहूर, ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नहीं बल्कि मीर तकी मीर ने कही थी, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही जुमरा होगा ए और बी होगा। ए और बी पहला वाला ऑप्शन है। तो वली से मुताल्लिक सभी पॉइंट और उनसे रिलेटेड कुछ अहम सवालात हमने करा दिए। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा वली के बारे में और कुछ नहीं पूछेगा। जो कुछ पूछेगा इंशाअल्लाह आप बता पाएंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, उर्दू में नज़्म मुअर्रा को इब्तिदा में किस नाम से जाना जाता है? तो इब्तिदा में इसको नज़्म गैर मुकफ़्फ़ा के नाम से जाना गया। ठीक है, ब्लैंक वर्स या फिर बिला काफिया नज्म भी इसको कहते हैं, नज़्म मुअर्रा को। नज़्म मुअर्रा के जो अहम शोरा हैं उसमें तसद्दुक़ हुसैन खालिद हैं, मीरा जी हैं, नून मीम राशिद हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, अख्तरुल ईमान हैं, यूसुफ ज़फ़र हैं। ठीक है, ये सब कुछ अहम नाम हैं। मुअर्रा नज़्म की मिसाल यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, ये नून मीम राशिद के नज़्म ज़ादे सफ़र है। ये ज़ादे सफ़र जो इसकी हयात है वो मुअर्रा नज़्म है। नवाए दिल्ली की ये बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा हैं। ये जो कौल है किसका? देखो, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल ये है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, तो ये तो गलत हो गया। महमूद शिरानी का कौल ये है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सैयद सलमान नदवी का नज़रिया ये है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, तो ये नज़रिया भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नवाहे दिल्ली की बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा हैं, ये मसूद हुसैन खां का नज़रिया है उर्दू के इब्तिदा के बारे में। देखो, उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं वो यहाँ पे PDF में मैंने शामिल कर दिया है। ये PDF आप लोग खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है हैदरी स्टडी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या पूछा जा रहा है? कौन सा शायर मुसाफी का शागिर्द था? देखो, मुसाफी जो हैं ये, इनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे बता देता हूँ। इनका पूरा नाम या असली नाम शेख हमदानी मुसाफी था। असलन अमरोहा के रहने वाले थे। तलाश मास के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों का इन्होंने सफ़र किया। दिल्ली में भी रहे और आखिर में लखनऊ में मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के मुलाजिम हो गए। ठीक है, इनकी अदबी चश्मक इंशा लखा इंशा से हुआ करती थी। मुसाफी जो हैं ये उस दौर के उस्ताद शायरों में तस्लीम किए जाते थे। खलीक जो कि मीरानिस के बाप थे, आतिश और असीर, ये सब इनके शागिर्द थे। ठीक है ना। इनके कुछ अशार जो कि आपसे पूछे जाते हैं, देखो ये वाला शेर आपसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था, तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन को रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। इस शेर में कौन सी सनअत है ये पूछा था RPSC ने। तो दिन और रात अगर आप देखें तो दो मुतजाद अल्फाज जमा किए गए हैं इस शेर में, इसलिए इस शेर में सनअत तजाद है। मुसाफी हम तो ये समझे कि होगा कोई जख्म, मुसाफी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। ये शेर भी मुसाफी का है। ठीक है, आपसे ये पूछा कैसा जाएगा, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया जाएगा और ये पूरा शेर लिखा जाएगा और पूछेगा खाली जगह में क्या भरा जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये मुसाफी का शेर है, तो मुसाफी का तखल्लुस भरा जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, एक शेर पूछा है, गर चाहे मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए डैश पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे ज़ौक़ भरा जाएगा, क्योंकि ज़ौक़ एक ऐसे शायर हैं जो दिल्ली छोड़कर कभी नहीं गए। ये बहादुर शाह जफ़र के मालिकुश शोरा थे। इनकी अदबी चश्मक मिर्ज़ा गालिब से रही। जब इनकी शोहरत का चर्चा दक्कन में पहुंचा तो वहाँ के महाराजा थे चंदूलाल शादा, तो उन्होंने इनको दावत दी कि आप आइए हमारे यहाँ। तब उन्होंने ये शेर पढ़ा था कि गर चाहे मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुकन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। तो यहाँ पे ज़ौक़ हमारा सही जवाब होगा। अब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनका जो खिताब है वो खाकानी हिंद है। इनको खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया ये पूछा जाता है, तो अकबर शाह सानी ने दिया था। 1789 में दिल्ली में पैदा हुए थे, 1854 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था।
چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. کچھ اہم باتیں ذوق کے بارے میں یہاں پہ دی گئی ہیں, آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیجئے گا. دبیر کس کے بیٹے تھے؟ تو مرزا دبیر جو ہیں وہ مرثیہ کے لیے مشہور ہیں. یہ مرزا غلام حسین کے بیٹے تھے. دیکھو مرزا دبیر کے بارے میں, سلامت علی ان کا پورا نام تھا, دبیر تخلص تھا, مرزا میر نے ان کو تجویز کیا تھا. 1803 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے. یاد رکھیے گا لکھنؤ میں ان کی عمر زیادہ تر گزری, لیکن پیدا ہوئے تھے دلی میں. انتقال ان کا لکھنؤ میں ہوا 1875 میں. والد کا نام میر غلام حسین تھا. دیکھو ان کا جو دیوان ہے نا, مرزا دبیر کے مرثیوں کا مجموعہ جو ہے نا, اس کا نام کیا ہے؟ دفتر ماتم ہے. اور دفتر ماتم 20 جلدوں پر مشتمل ہے. ان کے کچھ اہم مرثیے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں ابھی دکھاؤں گا. پہلے آپ یہ دیکھیے, دبیر نے کہاں کہاں مرثیے پڑھی یہ پوچھا جاتا ہے. سیتا پور میں, لکھنؤ میں, بنارس میں, الہ آباد میں, فیض آباد اور عظیم آباد کے مجلسوں میں انہوں نے مرثیہ پڑھے. ان کا ایک مرثیہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ شیر کی آمد ہے, کرن کانپ رہا ہے, اور دستے خدا کا قوت بازو حسین ہے. یہ بھی انہی کا مرثیہ ہے. زیگم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے, یہ بھی انہی کا مرثیہ ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. مرثیہ کے اجزاء کا تعین کس نے کیا؟ دیکھو مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے. عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کے معنی ہیں رونا گریہ کرنا. مرثیہ کے اجزاء ترکیبی اور اس کی شکل کو متعین کیا تھا میر ضمیر نے, اور سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا, اور مرثیے کو مسدس کی حیت عطا کی تھی کس نے؟ سودا نے. اردو کے پہلے مرثیہ نگار مانے جاتے ہیں اشرف بیابانی, جنہوں نے مثنوی نو سرہار لکھی تھی. نو سرہار مثنوی کا جو موضوع تھا وہ واقعات کربلا تھا. ٹھیک ہے. عاشور نامہ کے نام سے ایک مرثیہ لکھی تھی روشن علی نے, اور روشن علی کو شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار مانا جاتا ہے. مرثیے کی 8 اجزاء ترکیبی ہیں: چہرہ, سراپا, رخصت, آمد, رز, جنگ, شہادت اور بین. مرثیے کو سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا تھا, جو آگے چل کے چہرہ سے منسوب ہوئی. گلزار نسیم کی تصنیف سے قبل اس کے قصے کو کس نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ دیکھو اصل قصہ جو تھا وہ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا 1722 عیسوی میں. پھر اسی قصے کو اردو میں فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ نہال چند لاہوری نے ترجمہ کیا. اردو میں ترجمہ ہونے کے بعد اس کو نظم کے ڈھانچے میں ڈھالا تھا پنڈت دیا شنکر نسیم نے. تو اس طرح سے گلزار نسیم کی جو اصل قصہ ہے اس کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا نہال چند لاہوری نے. 1839 میں گلزار نسیم مثنوی لکھی تھی. ٹھیک ہے. اس کو ہم قصہ گل بقاولی کے نام سے بھی جانتے ہیں. کس نقاد نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ, فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ سب جو میں نے گلزار نسیم کے بارے میں پوائنٹس لگائے ہیں, یہ کیوں لگائے ہیں؟ تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے آخر میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دکھے گا پروفیسر احتسام حسین کا. انہوں نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے. یعنی کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ سے کوشچن میں پوچھا ہے یہ کس کا ہے؟ احتسام حسین کا ہے. پہلا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا. دیکھو یہ PDF میں آپ کو ٹیلی گرام پہ دے دوں گا,
وہاں سے آپ لوگ پڑھیے گا، صرف سوال کے جواب ہی نہیں بلکہ ایکسپلینیشن بھی آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلو، مثنوی معنوی اعتبار سے کس صنف کا ہر شعر اپنی ایک اکائی ہوتا ہے؟ تو غزل، ہر شعر مکمل ہوتا ہے، ایک اکائی میں ہوتا ہے، ایجاز و اختصار اس کی خوبی ہوتی ہے۔ چوتھا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہے۔ اگلا سا، ذوق نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ یہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، یہ جو قول ہے ذوق کے بارے میں کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا ہے۔ آب حیات میں یہ بات انہوں نے لکھی۔ کس بادشاہ نے سودا کو وظیفہ کے علاوہ جاگیر بھی دی تھی؟ دیکھو، سودا لکھنؤ آئے تھے دلی سے آصف الدولہ کے دور میں، لیکن شجاع الدولہ کے دربار سے یہ متمسک ہو گئے تھے، وظیفہ کے علاوہ جاگیر بھی شجاع الدولہ نے سودا کو دی تھی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو سودا کے بارے میں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ 1712 میں یہ دلی میں پیدا ہوئے، 1781 میں ان کا لکھنؤ میں انتقال ہوا تھا۔ سودا کو قصیدے کا نقاش ابو المصفی نے کہا، سرامہ شورائے ہندی میر تقی میر نے کہا، صاحب ید بیضا میر حسن نے کہا، مرثیہ کو مسدس کی حیت کس نے دی تھی؟ سودا نہیں دی تھی۔ ہجویہ قصیدے کا بانی بھی سودائی کہلائے جاتے ہیں، اور فارسی شعراء میں انوری اور عرفی کے ہم پلہ شاعر مانے جاتے ہیں سودا۔ اڑ گیا بہمن ادے سے چمنستہ کا عمل، یہ سودا کا قصیدہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے شان میں۔ فجر ہوتے جو گئی آنکھ میری جھپک، یہ بھی سودا کا ہے۔ برج محل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جوا ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، یہ سبھی قصیدے جو ہیں کس کے ہیں؟ بولو، یہ سودا کے ہیں۔ اس کو ہم تضحیک روزگار یا پھر در ہجوی اسپ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ جو ہے اب جو میرے سامنے کوئی پیر و جوا، یہ شعر اصوب ہے، اور اڑ گیا بہمن سے چمنستان کا عمل، یہ قصیدہ باب الجنت ہے حضرت علیہ السلام کے شان میں۔ مدت سے نہ آئی کوئی خبر، یارانے گلستہ کیسے ہیں، اے باد صبا اتنا تو بتا، سرو گلو ریحاں کیسے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ کس نظم کا ہے، کس کی نظم کا ہے؟ تو یہ اختر شیرانی کا یہ شعر ہے۔ اختر شیرانی کو شاعر رومان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 مئی 1905 کو ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے، اور 1 ستمبر 1948 کو ان کا انتقال ہوا۔ محمود شیرانی کے یہ بیٹے تھے۔ نغمہ آزادی کس کی نظم ہے یہ پوچھا گیا ہے، تو ناطق مالوی کی یہ نظم ہے۔ ناطق مالوی کی ایک تصنیف سخن معتبر کافی اہم ہے، پوچھی جا سکتی ہے۔ صبح آزادی کس کی نظم ہے، تو صبح آزادی فیض احمد فیض کی نظم ہے، یعنی کہ ہمارا چوتھا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف آواز کس نے اٹھائی تھی، تو مرزا مظہر جان جانا نے ایہام گوئی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ کس صوفی بزرگ سے خرقہ خلافت حاصل کی تھی ولی دکنی نے، تو شاہ علی رضا سرہندی سے، یعنی کہ دوسرا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ غواصی نے اپنی مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال یہ کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی تھی؟ دیکھو، غواصی کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا نام شیخ حسین بہاؤالدین تھا، تخلص ان کا غواصی تھا۔ ابو محمد ان کا تخلص تھا۔ ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں یہ پیدا ہوئے، اور محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں انہوں نے شاعری شروع کی۔ ان کی مثنویوں میں 3 مثنویاں کافی یادگار ہیں، مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال، اور طوطی نامہ، ٹھیک ہے نا۔ چلو، سیف الملوک بدیع الجمال الف لیلہ کی نثری داستان سے ماخوذ ہے، جس میں اشعار کی تعداد 2000 ہے، اور یہ جو ہے کس کے زمانے میں لکھی گئی یہ پوچھا گیا ہے نا، تو غواصی نے سیف الملوک بدیع الجمال کو سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا، اور محمد سلطان عبداللہ کے عہد میں 1600 عیسوی میں مکمل کیا۔
تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے. محمد قطب شاہ کے عہد میں انہوں نے لکھا تھا. تو محمد قطب شاہ آپ کے تیسرے والے آپشن میں ہے. قلی قطب شاہ کی محبوبہ کون تھی؟ تو بھاگمتی جس کو حیدر مل کا خطاب اس نے دیا تھا، قلی قطب شاہ کی محبوبہ تھی. کتب مشتری جو مثنوی ہے اس میں بھاگمتی اور قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے. کہ مرثیہ غالب کس قسم کا مرثیہ ہے؟ تو مرثیہ غالب کس نے لکھا تھا؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے، اور یہ شخصی مرثیہ ہے. ٹھیک ہے. مرثیہ غالب میں ہی مرزا غالب کو حالی نے بلبل ہند کہا تھا. بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، اس طرح سے مرثیہ شروع ہوتا ہے. غالب نے بھی ایک مرثیہ لکھا تھا، اس مرثیہ کا نام کیا تھا؟ مرثیہ عارف تھا، جو کہ انہوں نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے کی موت پہ لکھا تھا، جس کی پرورش خود مرزا غالب کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. امیر خسرو کے کلام پر خصوصاً دوہوں، گیتوں اور ٹھمریوں پر کس زبان کا اثر پایا جاتا ہے؟ تو امیر خسرو کو آپ جانتے ہیں طوطی ہند کہا جاتا ہے. اردو کے پہلے شاعر یہ مانے جاتے ہیں. لگ بھگ 6 دلی سلطنت کے بادشاہوں کا انہوں نے زمانہ دیکھا تھا. یہ برج بھاشا، ان کے کلام میں برج بھاشا کا اثر پایا جاتا تھا. ان کے جو دوہے، گیت اور ٹھمری ہوتے تھے اس پہ برج بھاشا کا اثر پایا جاتا تھا. اگلا سوال ہے کوشچن نمبر نیکسٹ 83 کی اردو نظم کے اولین اور قدیم ترین نمونے کس شکل میں ملتے ہیں؟ تو اردو نظم کے اولین اور قدیم ترین جو نمونے ہیں وہ دوہے کی شکل میں ملتے ہیں. اچھا، اردو کی پہلی نظم کون سی مانی جاتی ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو مانا جاتا ہے. اردو کا پہلا ڈرامہ جو مانا جاتا ہے وہ امانت لکھنوی کے اندر سبھا کو مانا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک ڈرامہ لکھا تھا واجد علی شاہ نے، ٹھیک ہے، رادھا کنہیا کے نام سے. لیکن اگر آپ سے پوچھے کہ اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ کون ہے تو امانت لکھنوی کا اندر سبھا ہے. اردو کی پہلی اگر مرثیہ پوچھا جائے یا پھر اردو کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے تو اشرف بیابانی کو مانا جاتا ہے. اشرف بیابانی نے 9 سرہار ایک مثنوی لکھی تھی جس کا موضوع واقعات کربلا تھا. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے پہلے مرثیہ نگار اشرف بیابانی ہیں. اردو کا پہلا ناول اگر آپ سے پوچھے کون ہے تو اردو کا پہلا ناول میرۃ العروس ہے. کس نے لکھا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے. اردو کا پہلا افسانہ پوچھے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن منشی پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے اور ان کا افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، جسے اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ میں نے کچھ اہم باتیں آپ کو بتا دی. اردو نظم کے اولین اور قدیم ترین نمونے ہمیں دوہے کی شکل میں ملتے ہیں. دوہا ہندی صنف سے اردو میں آیا ہے. اردو پر ہریانوی اثرات پر کون زور دیتا ہے؟ دیکھو، اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات ہیں. محمد حسین آزاد کا نظریہ یہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے. محمود شیرانی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے. محی الدین قادری زور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اردو پر ہریانوی کے اثرات ہیں، جبکہ مسعود حسین خان کے مطابق اردو جو ہے وہ دلی اور گرد و نواح میں پیدا ہوئی. اس کے علاوہ سید سلیمان ندوی ہیں جو یہ مانتے ہیں
कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। नसीरुद्दीन हाशमी का मानना यह है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। डॉक्टर सुहेल बुखारी का मानना है कि उर्दू उड़ीसा में पैदा हुई। तो उर्दू के इब्तिदा के बारे में सब नज़रियात जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। मागधी किस इलाके की प्राकृत थी? तो मागधी जो है ये जनूबी बिहार की प्राकृत थी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले सवाल में रेख्ता किस जबान का लफ्ज़ है ये पूछा जा रहा है। देखो उर्दू नहीं पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाता उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है तो आप कहते तुर्की जबान का लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे रेख्ता पूछा जा रहा है तो रेख्ता के मानी है गिरी पड़ी जबान, यानी कि ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है रेख्ता। रेख्ता के तुम उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये शेर आप लोग याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब ने मीर तके मीर के बारे में कहा था। चाँद तारों का बन, ये जो नज़्म है चाँद तारों का बन, नज़्म का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये किसकी नज़्म है? तो मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है चाँद तारों का बन, और इसका ताल्लुक़ आज़ाद नज़्म से है, यानी चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। किस्सा बेनज़ीर के खालिक कौन हैं? तो देखो किस्सा बेनज़ीर वैसे तो सनती ने लिखा था, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया एक किताब लिखी गई थी नसर बेनज़ीर। तो नसर बेनज़ीर जो किताब लिखी थी मीर बहादुर अली हुसैनी ने लिखी थी। ठीक है, किस्सा बद्र मुनीर वो बेनज़ीर। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो किस्सा है वो मसनवी सेहरुल बयान का है। सेहरुल बयान में भी इसी किस्से को मीर हसन ने मंजूम किया था। क्वेश्चन नंबर 89। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर के बदले अपना दीवान देने की पेशकश किसने की थी? तो ये मोमिन खां मोमिन का शेर है। इस शेर के बारे में मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि इतना अच्छा शेर है, इस शेर के बदले मैं अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब को ये शेर कितना पसंद आया था। किसको इल्म नजूम और मौसीकी से दिलचस्पी थी? तो मोमिन खां मोमिन, इनको इल्म नजूम से और मौसीकी से काफ़ी दिलचस्पी थी। पहलवान सुखन किसे कहा गया? देखो पहलवान सुखन नासिक को कहा जाता है क्योंकि ये वर्जिश वगैरह करते थे, लेकिन सौदा के मरने पे उनके उस्ताद ने भी कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। तो सौदा भी माने जाते हैं पहलवान सुखन, नासिक भी माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल है, इस पर आयोग ने सबको नंबर दिए थे। मुसफ़ी ने शायर शीरी बयां से किसकी तारीख़ वफ़ात निकाली थी? तो मीर हसन की तारीख़ वफ़ात निकाली थी मुसफ़ी ने शायर शीरी बयान से, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अंदाज़े ये तनकीदी मज़ामीन हैं, किसकी किताब है ये अंदाज़े? तो ये फिराक गोरखपुरी की किताब है। इनका असली नाम आप जानते हैं रघुपति सहाय है। इनको सबसे पहले उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इनके शेरी मजमुआ गुले नगमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। ज़ैल में से कौन गीत नगार की हैसियत से जाना जाता है? तो क्या वो इकबाल हैं, हाली हैं, अख्तर शिरानी हैं या फिर आज़ाद हैं? तो अख्तर शिरानी को हम गीत निगार की हैसियत से जानते हैं, रूमानी शायर या शायर रूमान ये कहलाते हैं। साहिर लुधियानवी का पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल हई इनका पूरा नाम था साहिर लुधियानवी का। क्वेश्चन नंबर 102। जिसमें वज़न व बहर की पाबंदी न हो और न काफिया रदीफ़ का एहतमाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नसरी नज़्म कहते हैं।
तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले सवाल में मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट में आंसर करिएगा कि मर्सिया को मुसद्दस की हैयत किसने अता की, ये आप लोगों को कमेंट में लिखना है। चलो, सही जोड़ की आपको निशानदही करनी है। दबिस्तान लखनऊ की खसूसियत क्या तसव्वुफ़ है? जी नहीं, तसव्वुफ़ तो दबिस्तान दिल्ली की खसूसियत है। ठीक है, दबिस्तान दिल्ली की क्या खारजियत है? खसूसियत नहीं, ये खसूसियत दबिस्तान लखनऊ की है। दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत होती है, ये बात सही है। तो तीसरा वाला जो जोड़ा होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का तखल्लुस आप जानते हैं, मशहूर जो नावल इन्होंने लिखा था उमराव जान अदा। नावल निगार के अलावा ये शायरी भी करते थे और इनका तखल्लुस क्या था? अजीज़ था। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का तखल्लुस अजीज़ हुआ करता था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की नज़्म है चक्की नामा। तो ये चक्की नामा जो नज़्म है, इसमें चक्की का इस्तिआरा क्या है? हरकत है, मुफलिसी है, इंसानी वजूद है या फिर गर्दिशी है? तो इंसानी वजूद यहाँ पे चक्की का इस्तिआरा है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की नज़्म चक्की नामा में। क्वेश्चन नंबर 107, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के गुलबर्गा पहुँचने पर किसने शाही लश्कर के साथ इनका इस्तकबाल किया था? तो हैं सुल्तान फिरोज़ शाह। सुल्तान फिरोज़ शाह ने गुलबर्गा पहुंचने पे ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का शाही लश्कर इस्तकबाल किया था। मसनवी कदम राव पदम राव मैंने आपको बताया था, उर्दू की ये पहली मसनवी है। किसने लिखी थी? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी थी। तो आज के लिए इतना ही बस।